स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने आजाद भारत की नींव रखी थी, हमारे सम्माननीय जवाहरलाल नेहरू जी ने राजसत्ता अंतिम पंक्ति में बैठे हुए इंसान तक ले जाने के लिए 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में भाग्य के साथ एक वादा किया था। उसी की नींव रखते हुए वो कहते हैं, हम अपने देश में लोकतंत्र या पंचायती राज की नींव रखने जा रहे हैं। अगर महात्मा गांधी आज जिंदा होते तो उन्हें कितनी खुशी हुई होती। इतिहास और भूगोल दोनों ही दृष्टियों से राजस्थान हिंदुस्तान का दिल है। इस राज्य के गांवों और नगरों के लोगों ने अपने कंधों पर लोकतंत्र की भारी जिम्मेदारियों को उठाने की कसम ली है और इस राज्य की सरकार ने विधानसभा के एक कानून के जरिए वे जिम्मेदारियां उन्हें सौंप दी है। यह एक तवारीखी काम है और महात्मा गांधी को यह जानकर बड़ी खुशी होती कि यह तवारीख कदम उनकी सालगिरह पर उठाया गया। मैं जब हिंदुस्तान के इतिहास पर गौर करता हूं तो मैं पाता हूं कि हिंदुस्तान के इस लंबे और उतार चढ़ाव से भरे काल में अनेक घटनाएं घटी है। बहुत सी घटनाओं का इतिहास में जिक्र हुआ है तो कुछ घटनाएं लोगों के दिलों में घर कर चुकी है। मिसाल के लिए हम देश के कोने कोने में रामलीला मनाते हैं। दशहरा सारे देश में मनाया जाता है क्योंकि यह लोगों के दिलों में जम चुका है। इतिहास के पन्नों में ही नहीं, ये सब लिखी और गैर लिखी घटनाएं हमारे राष्ट्र के जीवन में घुल मिल गई है। जो उतार चढ़ाव हमने देखे हैं, जो सुख और दुख हमने अनुभव किए हैं, जो कामयाबियां और नाकामयाबियां हमें मिली है, उन सब ने हमारे हिंदुस्तान को बनाया है। हिंदुस्तान की कहानी बहुत लंबी है और मैं नहीं जानता कि आप में से कितनों ने उसे जानने की कोशिश की है। बचपन से ही हमने अपने बारे में बहुत कुछ सुना और पढ़ा है, लेकिन हमारे देश का नाम हिंदुस्तान क्यों पड़ा और हम क्यों जय हिंद पुकारते हैं? हम अपने देश को भारत, हिंदुस्तान और इंडिया वगैरह अलग अलग नामों से पुकारते हैं और जब हम जय हिंद का नारा बुलंद करते हैं तो हमारा मतलब एक ही होता है। क्या मैं आपसे पूछूं कि भारत माता का क्या मतलब है? पंजाब में एक बार मैंने पंजाब के कुछ हट्टे कट्टे किसानों से पूछा जो जोर जोर से भारत माता की जय का नारा बुलंद कर रहे थे कि भारत माता से ये क्या समझते हैं। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने जवाब दिया कि जिस धरती पर वे खड़े हुए हैं वही भारत माता है। इसका वह साफ जवाब नहीं दे सके और मुझसे समझाने के लिए कहा। मैंने उन्हें बताया कि आपने लंबे केशों वाली किसी देवी की यहाँ वहाँ तस्वीर देखी होगी, वह भारत माता नहीं है। वह तस्वीर तो महज एक निशानी है। भारत माता का मतलब आप, हम सब जो इस बड़े देश के हिस्से हैं। हम में से हर एक भारत माता के अंग है और सबके सब 40 करोड़ हिंदुस्तानी पूरी भारत माता है। जो हमसे पहले हो चुके हैं और आइंदा वक्त में आने वाले हैं वे सब भारत माता के अंग हैं। मौजूदा समय में हम सब से मिलकर यह देश बना है और इसीलिए जब हम जय हिंद पुकारते हैं तो उससे बहुत सारे मानी होते हैं। इसलिए हमारा दिमाग इस बारे में साफ होना चाहिए कि इस देश के लोग, इसकी मौजूदा, गुजरी हुई और आइंदा की पीढ़ियां इस बड़े देश के हिस्से हैं। हम अपने परों और खेतों में तरह तरह के काम करते हैं। अगर हम इस पर दूसरी तरह से सोचें तो हम कहेंगे कि हम आज अपने आइंदा वक्त के लिए काम कर रहे हैं और हम भारत माता को नई पोशाक पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत माता की पुरानी पोशाक उसकी गरीबी की वजह से चिथड़े चिथड़े हो गई है। अब हम चाहते हैं कि भारत माता नई पोशाक पहने और एक खूबसूरत मकान में रहे। हम चाहते हैं कि हमारे देश की जिंदगी में सब जरूरतें पूरी हो। हम चाहते हैं कि हमारे देशवासियों को पूरी खुराक और रहने की जगह मिले। हम ये चीजें दान की शक्ल में नहीं बल्कि अपनी ही कोशिशों से हासिल करना चाहते हैं। हम अपने ही उद्योग और कड़ी मेहनत से अपने देश को ऊंचा उठाना चाहते हैं। हमारे सामने एक बड़ा काम है। हम चाहते हैं कि जब हमारे बच्चे बड़े हो तो अपने को नए हिंदुस्तान में पाए। वह हमारे सपने का हिंदुस्तान होगा जिसमें गरीबी नहीं होगी और न भूख होगी। जब हम आज़ाद हुए तो हमने लोकराज कायम किया और हर नागरिक को मत देने का हक दिया। आपने अपने अपने राज्यों की विधानसभाओं
और लोकसभा के लिए अपने नुमाइंदे चुने। एक तरह से यह सही दिशा में कदम था, किंतु अपने नुमाइंदे चुनने के बाद दरअसल लोकतंत्र नहीं आया। अगर कोई अफसर जब तक लोगों से सलाह लिया करे तो यह लोकराज नहीं हुआ। हिंदुस्तान की सच्ची तरक्की तभी होगी जब गांवों के लोगों में राजनीतिक चेतना पैदा होगी। देश की आबादी का 80% से भी ज़्यादा भाग गाँव में रहता है और देश की तरक्की का दारोमदार हमारे गाँव की तरक्की में है। जब कभी हमारे गाँव तरक्की करेंगे तभी हिंदुस्तान मजबूत राष्ट्र बनेगा। कोई भी उसकी तरक्की को रोक नहीं सकेगा। 7 बरस पहले हमने सामुदायिक परियोजना और राष्ट्रीय विस्तार योजना जैसी विकास योजनाओं की शुरुआत की। ये 3 लाख से ज़्यादा गाँव में पहुँच चुकी है और कुल मिलाकर अच्छा काम हुआ है। मगर आपको महसूस करना चाहिए कि लाखों गाँवों को ऊंचा उठाना कोई मामूली काम नहीं है, अतः अपनी उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर पाए हैं। सरकारी मशीनरी पर निर्भर करने की वजह से हमारी धीमी तरक्की हुई है। अफसर शायद जरूरी होगा क्योंकि वह अपने मामले का जानकार होता है, किंतु यह काम तभी हो सकेगा जब हम लोग जिम्मेदारी खुद अपने हाथों में संभालेंगे। कुछ लोगों का ख्याल था कि अगर जिम्मेदारी लोगों को सौंप दी गई तो वो शायद उसे उठा नहीं पाएंगे, किंतु लोगों को मौका देकर ही उन्हें जिम्मेदारी उठाने की बात की जा सकती है। इसलिए हिम्मत भरा कदम उठाना जरूरी हो गया ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी सौंपी जा सके। उनसे सिर्फ सलाह नहीं लेनी थी बल्कि असर रखने वाला हक उन्हें सौंपना था। इसलिए हमने फैसला किया है कि हर गांव में ज़्यादा हकों वाली एक पंचायत हो और एक सहकारी समिति हो जिसके हाथों में काफ़ी हक हो। आपको पंचायतों और सहकारी समितियों के कामों में फ़र्क करना चाहिए। पंचायत रोज़मर्रा के प्रशासन में मदद देती है और सहकारी समिति आर्थिक मामलों का इंतजाम करती है। सरल भाषा में सहकारी समिति का मतलब यह है कि लोग एक दूसरे की मदद करें और हम सब जानते हैं कि एकता में ही ताकत होती है। प्रशासन की जिम्मेदारी सिर्फ बड़े अफसरों के ही हाथों में नहीं होनी चाहिए, किंतु वह बराबर बराबर देश के 40 करोड़ लोगों में बांट दी जानी चाहिए। अगर हम ऐसा कर सके तो हम काफ़ी ताकत हासिल कर लेंगे। हमें लोगों का सहयोग मिलना चाहिए और हमें एक दूसरे से सलाह लेकर काम करना चाहिए। इसलिए हमने पंचायतों और सहकारी समितियों के काम को मुनासिब अहमियत दी है। सहकारी समितियां कई तरह की होती है और यह जरूरी नहीं है कि सारे देश में एक ही किस्म की सहकारी समितियां हों। सहकारी समिति का काम उसके अपने क्षेत्र की ज़रूरतों और हालत के मुताबिक होगा। आमतौर पर सहकारी समिति ऐसी संस्था समझी जाती है जो किसानों को कर्ज देने का काम करती है। यह जरूरी काम है, किंतु यह काफ़ी नहीं है। हम चाहते हैं कि सहकारी समिति और भी काम करे, जैसे खरीद बिक्री करना, रासायनिक खाद, बीज, दूसरा खाद बांटना और खेती की पैदावार को बेचना वगैरह। पहले किसान अपनी खेती की पैदावार बेचने के लिए बिचौलियों के आश्रय रहता था और नतीजा यह आता था कि सारा मुनाफा गांव के साहूकार की जेब में चला जाता था। जब कभी किसान को रुपए की कमी होती, उसे अपने पैदावार यानी फसल बहुत कम कीमत पर बेचनी पड़ती थी। हम इस तरीके को बदलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसान को मेहनत का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। अगर खेती की उपज को सहकारी समिति की मार्फत बेचा जाए और बिचौलियों को हटाए तो पूरा का पूरा लाभ किसान को मिलेगा। सहकारी समिति और भी सेवाएं करती है, जैसे अच्छे किस्म के बीज, अच्छे औजार, छोटे ट्रैक्टर मुहैया कर सकती है। उसका मकसद ऐसे तमाम काम जिन्हें व्यक्तिगत किसान कामयाबी के साथ नहीं कर सकता, वह सहकारी समिति किसानों में सहकारी कोशिश को बढ़ावा देकर उन्हें शोषण से बचा सकती है। सहकारी समितियां किसान की जमीन नहीं ले लेती, जमीन किसान के मिल्कियत की ही रहती है। वे सिर्फ उसके मुनाफे को बढ़ाने में मदद करती है। तब रुपया दूसरों के जेबों में चला जाता था, वह खुद किसानों में बढ़ता है। इस तरह किसान खुशहाल होते हैं। करीब करीब दुनिया के हर भागों ने सहकारी समितियां बनाई है। वे केवल मुनाफा ही आपस में नहीं बांटती, बल्कि छोटे कारखाने कायम करते हैं, स्कूल खोलते हैं और पशु अस्पताल चलाते हैं। इस तरह सभी का फायदा होता है। किसानों को शिक्षा हासिल करने का मौका मिलता है और हर एक को रोजगार मिलकर सारे देश को लाभ मिलता है। किंतु आपको याद रखना चाहिए कि कुछ लोगों को एक जगह से ही सहकारी समितियां चलाने नहीं लगती। लोगों को कामों को सीखना है और जब तक उन्हें काफ़ी शिक्षा नहीं मिल जाती, वे समितियों को सफलता से नहीं चला सकते। इसलिए हमने लोगों को मुनासिब ट्रेनिंग देने का इंतज़ाम किया।
ग्राम कार्यकर्ताओं और विकासखंड अधिकारियों को इन कामों की शिक्षा दी गई ताकि सहकारी समितियों का इंतजाम सीखे, समझे और लोगों को सौंपा जा सके। सहकारी समितियां दूसरी तरह की सेवा भी कर सकती है। हमारे जैसे देश में जहां भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई है और हर किसान के पास जमीन का छोटा टुकड़ा है, यह कई अच्छा होगा कि 20-30 किसान मिल जाए और एक साथ खेती करें। इससे खर्च में कमी होगी और मुनाफा ज्यादा होगा। इसलिए सामूहिक खेती बहुत फायदे की चीज है, मगर वह कुछ समय बाद ही हो सकेगी। उससे आपकी जमीन की मिल्कियत पर किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा और आपको अपनी खेती की पैदावार बेचने और दूसरे माली मामलों में मदद मिलेगी। इसलिए मेरा यकीन है कि अगर प्रशासन के मामलों के लिए पंचायत और माली मामलों के लिए सहकारी समिति हो तो हमारी बहुत तरक्की हो सकती है। तीसरी अहम बात यह है कि हमारे गाँव में स्कूल होने चाहिए। आजकल अनपढ़ आदमी कोई तरक्की नहीं कर सकता, यह समझना गलत होगा। गाँव में रहने वाले आदमियों को शिक्षा की जरूरत नहीं है। शिक्षा गाँव के लिए भी जरूरी है। हर रोज नए नए मौके आ रहे हैं और यह जरूरी है गाँव में स्कूल हो ताकि गाँव वालों को शिक्षा मिल सके। याद रखिए, सिर्फ आदमियों के लिए ही जरूरी नहीं बल्कि औरतों को भी बराबर मिलनी चाहिए। इसलिए कि कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि मर्द और औरतें मिलकर देश को खुशहाल बनाने की कोशिश करते। वह जमाना लग गया जब औरतें घर की 4 दीवारों में बंद और मर्दों के काम में हाथ बटाने की उन्हें इजाजत नहीं थी। औरतों को काम करना चाहिए, मगर यही सब कुछ नहीं हो सकता। उनको भी किसी तरह से देश की सेवा करनी चाहिए, तभी हमारा देश तरक्की करेगा। इसलिए हमारी देहाती जिंदगी में पंचायती सहकारी समितियां जरूरी है। हम सबको यह याद रखना चाहिए कि दौलत पसीना बहाकर ही पैदा की जा सकती है। हमारी दौलत का दारोमदार हमारी शिक्षा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार साधनों और दूसरी अनेक लोकहित योजनाओं पर जो रुपया खर्च होता है वह लोगों का रुपया है। पहले योजना खत्म हुई, दूसरी चल रही है और 1-1.5 साल में खत्म होकर तीसरी पंचायत योजना तैयार हो रही है। गांव की तरक्की, सामुदायिक विकास खंडों जैसी विकास योजनाओं की बहुत अहमियत है। अब समय आ गया है जब इन योजनाओं को चलाने की जिम्मेदारी यकीन और हौसले से उठा लें। आप अपनी आमदनी को बढ़ाएं, गांव की भलाई और अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करें। आपको चाहिए कि आपने अपने सिर पर भारी जिम्मेदारी ली है और हिंदुस्तान आपकी तरफ निगाह लगाए हुए है। मुझे पूरा यकीन है न कि गांव में बल्कि देश के हर हिस्से में जहां लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है अच्छे नतीजे निकलेंगे। हम यहाँ बैठे हैं और मैं देखता हूँ कि सूरज डूब रहा है और मेरी आंखें 2 तस्वीर खींच रही है। एक पुराने राजस्थान की तस्वीर जिसकी निशानी है अमर सिंह राठौड़ का यह किला, और दूसरी तस्वीर नए राजस्थान की है जिसका प्रतीक है मौजूदा पीढ़ी। पुराना और नया एक दूसरे के साथ कंधे भिड़ा रहे हैं। हम नए जमाने की उपज है, लेकिन हमें आइंदा को बनाना है। हमें पुराने निज़ाम की इज्जत करनी है, लेकिन हमें याद रखना है कि हमें नए हिंदुस्तान को बनाना है। खेती आज के हमारे राष्ट्रीय जीवन की नींव है। हमें अनेक परियोजनाएं हाथ में लेनी होगी, मगर हमारी सभी परियोजनाओं को कामयाबी का दारोमदार खेती है। जब तक हम खुराक के मामले में अपने पैरों पर खड़े नहीं होते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हम विदेशों से अनाज मंगाएंगे तो हमारा सारा पैसा खींचकर बाहर चला जाएगा और हम रोज बरोज गरीब होते जाएंगे। साथ ही हमें भारी उद्योग कायम करने और दूसरी परियोजनाओं के लिए रुपए की ज़रूरत है। इसलिए हमारी पहली ज़रूरत यह है कि हम अपनी खेती की पैदावार बढ़ाएं। इस सिलसिले में ही मैं सहकारी समितियों के लिए जोर देता हूँ। राजस्थान की ज़मीन बहुत उपजाऊ है। आप में से बहुत लोग गंगानगर के निकट सूरतगढ़ से आए होंगे। कुछ समय पहले वह बंजर इलाका था, मगर अब उसमें भाखड़ा से सिंचाई हो रही है और वहाँ बड़ी शानदार फसल हुई है। ये सब बातें तभी हो सकेगी जब लोग कड़ी मेहनत करेंगे। इसलिए मैं दोहराता हूँ कि आपने एक शुभ दिन को ऐतिहासिक कदम उठाया है और मैं आपको बधाई और आशीर्वाद देता हूँ। लेकिन मैं बधाई और आशीर्वाद देने वाला कौन हूँ? हम सब एक शामलात कोशिश में भागीदार हैं। यह अच्छी बात है कि हम सब एक दूसरे को बढ़ावा दें, किंतु असली खुशी तो तब होगी जब हम कामयाब होंगे, जब हमारी कोशिश का नतीजा आना शुरू होगा कि धीमे धीमे और लगातार हमारी ताकत बढ़ रही है। आप लोगों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है तो वह और भी बढ़ेगी। पहले राजा और उसकी प्रजा ऐसे 2 खेमों में बटे हुए थे, किंतु अब शासक
और शासितों के बीच का वह फर्क मिटा दिया गया है। पुराने जमाने में जब किसी राजा को गद्दी पर बिठाया जाता था, वह एक रात में ही अक्लमंद नहीं हो जाता था। इसी तरह आपको यह भी समझ लेना चाहिए कि सरकारी पद हासिल कर लेने से आप दूसरों से बड़े नहीं हो जाते। कभी कभी हमारे अफसर अपने आप को मालिक समझने लगते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके मुखिया और सरपंच उस तरह का बर्ताव नहीं करेंगे। केवल कुशलता से काम कर सकने वाले आदमी को ही जिम्मेदारी सौंपी तो दूसरी तरह के लोग कुशलता से काम नहीं कर सकेंगे। लेकिन अफसर बहुत गुरूर करने वाला हो जाता है और नौकरशाही तरीके से काम चाहता है तो वह लोगों का सहयोग नहीं पा सकेगा। इसलिए अच्छे लोगों के साथ बराबरी की भावना से काम करना पड़ेगा, तभी वह दूसरों का सहयोग दे सकेगा। आप भी इसी बुनियाद पर चले और आपस में मिलजुल कर काम करें। आपकी पंचायतों और विकासखंड परियोजना से ताल्लुक रखने वाले ग्राम सेवक और विकासखंड अधिकारी जैसे सभी लोगों को आप अपने परिवार का सदस्य ही समझिए। ऊंच और नीच का कोई भेद नहीं होना चाहिए, इसलिए कि शासक और शासितों के दिन अब लग चुके हैं। हमारे बीच जात पात के भेद मिटने चाहिए। आज के हिंदुस्तान में कोई अपने आप को किसी से बड़ा न समझे। राजनीतिक जीवन में हरेक को समान वोट मिला है, आर्थिक मामलों में हरेक को समान अवसर प्राप्त है और हमारी पंचायतों में भी हरेक को, चाहे वो मर्द हो या औरत, ऊंच हो या नीच, समान समझा जाना चाहिए। हम सब एक देश के औलाद हैं। हमारे चाहे जो भी मजहब हो, हमें भाई भाई की तरह रहना चाहिए। हमें अपने मजहबों की इज्जत करनी चाहिए। इस तरह की एका और भाईचारे की भावना के साथ हम आगे बढ़ेंगे, अपना काम पूरा करने का हौसला हमें प्राप्त होगा, इसका मुझे यकीन है। आप यह भी याद रखें कि दुनिया हर कदम पर आपकी ओर देख रही है। अपने इरादों को ढीला करते हैं और आपसी झगड़ों और दलबंदी में उलझ जाते हैं तो आप अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपकी जग हंसाई होगी। जब बड़ा काम हाथ में लेते हैं तो हम भी बड़े बन जाते हैं। हमें छोटे आदमियों की तरह नहीं रहना चाहिए। इसलिए यहाँ आए हुए आप सब लोगों ने, पंचों, सरपंचों और दूसरे खास खास आदमियों ने अपने सिर पर भारी जिम्मेदारी ली है। आपको राजस्थान के आम आदमी को जगाना है और यह एक बड़ा कदम होगा। आपको सावधान हो जाना चाहिए कि आपके हाथ से ऐसा कोई गलत काम न हो जिससे आपकी पंचायत और आपके राज्य की बदनामी हो। आपको इन सब बातों से ऊपर उठना है और शानदार मिसाल पेश करना है। यदि आप ऐसा कर पाते हो तो आप शांति और ताकत महसूस करेंगे और आपके ऊपर ज्यादातर आने वाली पीढ़ियां फक्र के साथ ये कहेंगी कि आपने राजस्थान में एक ठोस नींव रखी थी। जय हिंद।